ये तो कह सकते हैं कि ये तो बस ट्रेलर है। कह नहीं सकते, फैक्ट है, ये फैक्ट है, मैं बता रहा हूँ। भारत की तरफ से बस ट्रेलर है अभी। अब ट्रेलर तो मतलब ये ट्रेलर है, सिंदूर का ट्रेलर है। अब सिंदूर 2 जो है, 3 जो है, अभी वलीमा तक भी जाएगा। अभी देखिए क्या क्या होता है। मुझे लगता है कोई भी देश नहीं चाहेगा कि वो उसको युद्ध का सामना करना पड़े, लेकिन जब ऐसी स्थितियां आ जाती हैं तो ईंट का जवाब तो पत्थर से देना ही है। भारत कभी युद्ध नहीं चाहता है, बिल्कुल, न पहले चाहा न अभी चाहा। लेकिन अभी जो ये आक्रामक रुख है भारत का, तो ये क्या संदेश है? ये सिर्फ भारत के लिए और देशों के लिए, हमारे जो दुश्मन देश हैं उनके लिए संदेश क्या दिया जा रहा है? अब भारत गांधी भारत नहीं है कि एक गाल दे दो दूसरे गाल पे आप। बिल्कुल, अब ये भारत जो है मोदी और योगी का है। बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, पाकिस्तान में आर्मी नहीं है बल्कि आर्मी में पाकिस्तान। बिल्कुल, दैट इज अ कोट। तो ये सिचुएशन है। वो एक गुजरात का गिर फॉरेस्ट का लायनस, वो जंगल का शिकारी है, जो कि मतलब अब कहना नहीं चाहिए, लेकिन जो जंगली सुअर होते हैं उनको जो उनकी मांस से निकाल करके खाता है, तो टेररिस्ट को वो मांस से निकाल के खत्म कर देगा। नमस्कार, ब्रेकिंग ट्यूब में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पॉडकास्ट विश्रुति। दोस्तों, बीती 22 अप्रैल को पहलगांव में जिस तरह की आतंकी वारदात को अंजाम दिया गया, उसके बाद पूरे भारत में गुस्से का माहौल है। भारत चाहता था कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को यह बता दिया कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा। इस समय जो स्थितियां चल रही हैं एलओसी पर, उन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ कर्नल आरपी सिंह जी हैं, जो एक लंबी सेवा अपने दे चुके हैं सुरक्षा में, और साथ ही साथ वो तैनात रहे एलओसी पर भी। लंबा समय उन्होंने दिया है भारत की सुरक्षा के लिए। हमारे साथ कर्नल आरपी सिंह जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। सर, सबसे पहला एक जनरल जो हमारे देश की जनता जानना चाहेगी कि इस समय जो हालात है, इस समय जो स्थितियां बनी हुई है भारत में, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, स्थितियां जो है काफी क्लियर हो चुकी हैं कि कल जो पाकिस्तान ने नापाक हरकत किया है, एलसी और आईबी को क्रॉस किया है, और उन्होंने ड्रोन के जरिए भारत के ऊपर काफी अटैक्स किए हैं। उसके पहले भी उन्होंने पुंछ और आपके रजौरी साइड में और उड़ी साइड में भी अटैक्स किए, जिसमें सिविलियंस की काफी तादाद में किलिंग हुई है। तो भारत ने उसको नापाक करने के लिए अपने जो उनके एयर सिस्टम्स को काफी बर्बाद किया है, दूसरा लाहौर के भी सिस्टम को बर्बाद किया है, और भारत ने फौज को पूरी छूट दे रखी है कि उनके किसी भी नापाक इरादे को आप कोई भी एक्शन लेने के लिए खुली छूट है। उसमें जो सीज फायर वायलेशंस हो रहे हैं उसके ऊपर भारत की सेनाएं पूरा काम कर रही हैं। आज की जो लेटेस्ट न्यूज ये है कि बॉर्डर के ऊपर स्थिति का युद्ध के रूप में कन्वर्ट हो चुकी है। आपका रिहर्सल जो था 7 तारीख को हुआ, लेकिन कल 8 और 9 तारीख के बीच में जो डेवलपमेंट हुआ है, तो आज भारत ने एक तरह से युद्ध के रूप में जो आपकी एक तरह से नोटिसेज होती हैं, सबकी छुट्टियां रद्द कर दी हैं। करीब 20 किलोमीटर के दायरे के अंदर जो गांव हैं उनको खाली करने का आदेश दे दिया है, और इस तरह से सबको सुरक्षित देने के लिए वहां से हटाने की अनुमति दे दी है। बाकी जगह पे मॉक ड्रिल या रिहर्सल हो रहे हैं बड़े बड़े शहरों में, और अंदरूनी शहरों के अंदर जो इम्पोर्टेंट इंस्टॉलेशंस हैं उनको भी सिक्योरिटी के रूप में संभालने की हिदायत दे दी गई है। तो एक तरह से युद्ध की हालत है। युद्ध की हालत में मैं इतना जरूर कहूंगा, अगर पाकिस्तान अपने नापाक इरादे को किसी तरह से फिर से कोशिश करता है, तो ये एक तरह से उसके लिए मिट्टी में मिलने के लिए एक तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री ने साफ तौर से कह दिया है कि हम
आतंकवाद को मिट्टी में मिला देंगे। बिल्कुल ये बात तो पहले प्रधानमंत्री ने बोल दी थी कि मिट्टी में मिला दिया जाएगा इस तरह की हरकत करने वालों को। सर, अभी आपने एक बात कही कि भारतीय सेना को पूरी छूट मिली है कि यू आर फ्री। तो ये कई बार जब हमारी बात होती है, जो कई पर्सनल्स रहे हैं, जो फौज में रहे लोग, वो अनऑफिशियली ये बताते थे कि भाई साहब हमें बहुत छूट नहीं दी गई, हमको फ्री नहीं किया गया कि हम क्या करना चाहें, हमें क्या नहीं। बट अभी बीते कुछ सालों में ऐसा देखने को मिला है कि लोग, जैसे आपने अभी कहा कि उनको पूरी छूट दे दी गई है, तो ये मानते हैं कि इसका एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है कि भारत और सशक्त होकर उभरा है अब? नहीं, ये बात सही है। अगर ये छूट 47-48 में होती तो भारत का नक्शा कुछ और होता, कहने की जरूरत ही नहीं मुझे। अगर ये छूट 65 में होती भारत का नक्शा कुछ और होता। अगर ये छूट 71 में होती भारत का नक्शा कुछ और होता। अगर ये छूट आतंकवाद के खिलाफ होता, यानी 85, 87, 88 के बाद और कुछ दिन पहले के पहले, तो नक्शा कुछ और होता। तो अब नक्शा क्या बन के तैयार होगा? देखिए, अब बताइए 26/11 के बाद इससे ज्यादा कैजुअलिटी हुई, उड़ी के अंदर ज्यादा कैजुअलिटी हुई, उसके पहले जो है अक्षरधाम में कैजुअलिटी, क्यों नहीं छूट दी गई? क्यों आप एक क्रॉस द बॉर्डर बात कर रहे हैं? जब आप 92,000 कैदियों को 71 के वार के बाद आपने उनको लौटा के दिया, अपने कैदी क्यों नहीं लिए? आपकी क्या रुकावट थी? किस बात के लिए आप फौज का हाथ बांध लिए थे? अब ये तो हिस्ट्री है, मुझे कहते हुए कोई शर्म नहीं है, मैं तो आपके सामने कह रहा हूं। और छूट दिया गया था, और ये छूट मैंने महसूस किया है, क्योंकि जब मैं था कारगिल के टाइम पे तो मुझे छूट मिली थी, और छूट मिली थी, और इसके साथ हम लोग के अंदर काफी विश्वास दिया गया कि जो कुछ भी कर रहे हो हम तुम्हारे साथ हैं, बैक हैं, तुम्हारा हाथ पकड़ के रखे हैं। आप एक को यकीन नहीं हो गया, मैं फैक्ट ग्राउंड की रिपोर्ट बता रहा हूँ कि आप तो थे उस समय। मैं था उस समय, मैं यूनिफॉर्म में था, इस चीज को मैंने देखा हुआ, इसलिए बता रहा हूँ। सर, भारत का जब भी नाम आता है तो एक बहुत ही शांति प्रिय देश कहा जाता है, लेकिन अभी जो ये आक्रामक रुख है भारत का, तो ये क्या संदेश है? ये सिर्फ भारत के लिए और देशों के लिए, हमारे जो दुश्मन देश हैं उनके लिए संदेश क्या दिया जा रहा है? देखिए, बड़ा क्लियर है। अब भारत गांधी भारत नहीं है कि एक गाल दे दो दूसरे गाल पे आप। बिल्कुल। अब ये भारत जो है मोदी और योगी का है। बिल्कुल। अगर यहाँ पे आपको आना है, निर्भीक रहना है, इन्वेस्टमेंट करना है, तो यूपी में आइए योगी की तरह। उसी तरह से अगर आतंकवाद को समाप्त किया जाएगा, तो अगर JNK में अगर कुछ भी उन्नति करनी है तो वहां पे शांति की जरूरत है, और वहां पे आतंकवाद को बिल्कुल जीरो पे लाना है। वहां के लोग फूले फनपेंगे, कमाएंगे, वहां पे रोजगार बढ़ेगा, वहां पे इन्वेस्टमेंट आएगा, वहां पे लोग के टूरिज्म बढ़ेगा, और आगे देश तरक्की करेगा। तो इस सबको करने के लिए एक तरह से एक टफ डिसीजन लेना पड़ता है, और अभी जो है मेरे ख्याल से हर एक कमांडर को ये करना पड़ता है, और अभी चल रहा है। बिल्कुल। सर, आपने बताया कि आप LOC पे भी रहे, लंबा समय आपने JNK में अपनी सेवा दी है। वहाँ पे कुछ लोग हैं, जब उनसे बात होती है, अभी भी कुछ लोग वहाँ पर हैं, इतना तनाव है, लेकिन बड़ी रिलैक्स्ड है वहाँ की जनता। वो ये कहती है कि ये सब चीज़ें तो हमारे लिए आम है, ये रोज़ देखने को मिलती हैं, लेकिन जो ये रिलैक्सेशन इस समय, मौजूदा समय में वहाँ के लोगों को देखने को मिल रहा है, डर नहीं है उनको इस बात का कि इतना बड़ा युद्ध चल रहा है, क्या होगा? क्या ये आश्वस्त हैं कि भारत की ही जीत होगी इस बात को लेकर? नहीं, आश्वस्त नहीं, उन्होंने देखा हुआ पिछला कहानियां जो आप बता रहे हैं कि 48 में किस तरह से भारत ने देश कबलियों को रोका था, किस तरह से भारत की सेनाएं आगे बढ़ी थी। उसी तरह 65 में किस तरह से हमने वहां पे हाजीपीर पे कब्जा किया था, किस तरह से हम लोगों ने 71 के अंदर पूरे कश्मीर के ऊपर बचाया था। तो उनको सब पता है। ये परेशानी केवल आतंकवाद से हुई थी। बिल्कुल। जो कि आतंकवाद ने उनके पेट पे लात मारा, उनके पीठ पे छुरा भोंका, उन्हीं के लोगों ने उनके ऊपर खिलाफ काम किए, और उनके अंदर ऐसी चीजें लाई जिससे उनकी दिनचर्या, खान पान, रहने का ढंग, जो टूरिज्म था, जो भी रोजगार था, वो एक तरह से खत्म हो गया था। ये पिछले 5 साल से धीरे धीरे पनपने लगा था, ऊपर बढ़ने लगा था, और
आ भी क्या, जब पीक पे थी टेररिज्म 90 से 95 90, तो वहां पे यही होता था कि मतलब कि वहां के लोग परेशान थे कि क्या हो रहा है। वहां के भले ही उन्हीं के कुछ लोग थे जो टेररिज्म में जा रहे थे, जिनको कि इंटॉक्सिकेट किया जाता था, जो कि बॉर्डर क्रॉस जाते थे, एलओसी में जाते थे। इस वजह से चूंकि परिवार के सदस्य होते थे इसलिए उनका साथ देते थे, ये मजबूरी थी उनकी। लेकिन आज के दिन पे ये मजबूरी नहीं है, काफी परिवर्तन आ गया है। और इसका सजा जो है एक टूरिस्ट को मिला, जो कि पिछले अभी 22 तारीख को जो मिला है, जो कि गलत हुआ है। और एक तरह से ये उनके ऊपर एक बहुत बड़ा काला धब्बा है, जिसको वर्ल्ड रिकग्नाइज नहीं कर रहा, बता नहीं रहा। वर्ल्ड जो है उनको एक तरह से इस टेररिज्म को पाकिस्तान के ऊपर एक ब्लॉट कह लीजिए, एक तरह से उनकी जो है उस देश के ऊपर एक क्रिमिनल देश कह लीजिए, या टेररिस्ट राष्ट्र कह लीजिए, या टूरिज्म के जो भी कह लीजिए, उनके ऊपर सभी के सभी लोग साथ देने से इनकार कर रहे हैं। सर, भारत ने एयर स्ट्राइक की, तमाम पाकिस्तान के जो आतंकी ठिकाने थे उन पर गोलाबारी की, उनको ध्वस्त किया। ऑपरेशन सिंदूर का तीसरा दिन है अभी। आगे क्या स्थितियां होंगी, क्या लगता है आपको आगे आने वाले समय में, और क्या बदलाव, बड़ी चीज देखने को मिलेगी? देखिए, भारत ने कोई एयर स्ट्राइक नहीं किया है, भारत ने क्रॉस बॉर्डर नहीं किया, एलएसी नहीं क्रॉस किया। उनने मिसाइल्स जो टेररिस्ट के टारगेट से उन्हीं को डिस्ट्रॉय किया है। बिल्कुल। किसी के ऊपर, किसी भी मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे, किसी भी सिविल इंस्टॉलेशन पे उन्होंने स्ट्राइक नहीं किया है। इसीलिए किसी भी देश ने भारत के काम की बुराई नहीं की है। यहाँ तक कि अमेरिका ने भी प्रेज किया है कि आपने टेररिस्ट टारगेट लिए हैं, वो भी ऐसे समय पे लिए जब सिविलियंस घरों में थे, अपने बाहर नहीं थे। इसलिए जो भी कैजुअलिटी अगर कहने के लिए करें सिविलियंस को मारे तो गलत है। एक चीज का भी आप जो भी वो कह रहे हैं कि धार्मिक स्थान गिरा दिए, वो भी गलत है। जो भी इंस्टीट्यूशन अगर उनके पास है, उस इलाके में है, वहाँ रहने की जगह है, आपके वहाँ पे ट्रेनिंग की जगह है, तो वहाँ पे जो वो चीजें थी उनको डिस्ट्रॉय किया गया है, जिससे कि ये आगे फ्यूचर के लिए बिल्कुल एक ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो जाए। रही बात ये कि उसके 3 दिन के अंदर जो है जो भी कार्रवाई हुई है वो ड्रोन के खिलाफ हुई है, जो कि ड्रोन उनके आ रहे थे, हमने कोई नहीं किया। और उसी उसमें क्या हुआ है कि उनका जो है लाहौर का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी डिस्ट्रॉय हो गया है। कल जो है रात को जो आपने सुना होगा कि उनके जो आपके जो आपके जो आ रहे थे मिसाइल्स, या आपके जो अनाम जो भी ड्रोन आ रहे थे, उनको खत्म किया गया वहाँ एक के बाद एक। एलसी के ऊपर जो चल रहा है वो आर्टी फायर, चूंकि उन्होंने आर्टी फायर खोला है, हैवी मशीन गन खोले हैं, इन्फेंट्री वेपन खोले हैं, तो भारत ने भी खोला है। टिट फॉर टैट, यही हम लोगों का एक प्रिंसिपल आज के दिन पे है कि अगर आप 19 है तो हम 20 हैं। सर, थोड़ा सा एक सवाल ये हमेशा से एक भारतीय और एक पब्लिक जो आम होती है, जो बस उस माहौल को एक महसूस कर सकती है कि क्या उस समय रहा होगा जब युद्ध चलता है, दोनों तरफ से फायरिंग होती है। क्योंकि आपने इस तरह के ऑपरेशंस किए हैं, आप उसका हिस्सा रहे हैं। सर, जब ऐसी स्थितियां होती हैं तो एक फौजी के मन में बस क्या क्या रहता है, क्या बात रहती है कि जवाब देना है या छोड़ना नहीं है सामने वाले को, क्या मन में चलता रहता है उस तरह? देखिए, जवाब तो बड़ा सिंपल है। जैसे आपको एक्चुअल जो आपने कहा सही क्या है, जब एक बार हम लोग गोली के साथ हो जाते हैं, या गोलियों की आवाज में बैटन इनोकुलेशन कह लीजिए, जैसे कि उसके बाद से हमें लगता है कि गोली तो हमारे लिए बनी ही नहीं है। जब गोली में बनी ही नहीं है, फियर है ही नहीं है, तो हमें किस बात का डर? तो उसका हमें जवाब देना है, उसको खत्म करना है जहां से गोली आ रही है। और उसी के डिस्ट्रॉय में तो आज ही अभी देखिए एक उन्होंने डिस्ट्रॉय किया है, सांबा के अंदर करीब 6 या 7 लोगों का खत्म किया, एक पोस्ट को डिस्ट्रॉय किया है बीएसएफ वालों ने। तो इस तरह की कार्रवाई होती है, और यही कार्रवाई उनके लिए एक संदेश है, अगर आप कुछ करोगे तो हम खत्म कर देंगे। बिल्कुल सर, वैसे तो देखिए युद्ध तो कोई नहीं चाहता है, मुझे लगता है कोई भी देश नहीं चाहेगा कि वो उसको युद्ध का सामना करना पड़े। लेकिन जब ऐसी स्थितियां आ जाती हैं तो ईंट का जवाब तो पत्थर से देना ही है। तो इस बात से आप कितना वाकिफ रहते हैं
नहीं, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। भारत कभी युद्ध नहीं चाहता है, बिल्कुल। न पहले चाहा न अभी चाहा। 48 में 47 में हमने नहीं युद्ध किया, उन्होंने कबीले पहले भेजे। हमने 65 में नहीं, उनके टैंक्स पहले आए। यहाँ तक कि 71 वॉर जो हुई है उसमें साइबर जेट 3 तारीख को पहले आया, उनके अटैक्स आए। आज के डेट में मैं कह सकता हूं कि हम भी आज भी नहीं चाहते हैं। हमारा मकसद है टेररिस्ट के कैंप्स, टेररिस्ट को डिस्ट्रॉय करना, न कि एक देश को डिस्ट्रॉय करना, न कि उनकी सेनाओं को डिस्ट्रॉय करना। अगर ये एम होता तो हम क्यों नहीं मिलिट्री टारगेट लेते कल या परसों? अगर ये एम होता तो हम क्यों नहीं लेते उनके जितने भी रिसर्च और वो हैं जितने इंपॉर्टेंट टारगेट्स हैं? क्यों हम 9 ही टारगेट लिए हैं जो कि आतंक वाले थे? अगर हम चाहते तो जो 16 दिसंबर को किया था कि इंपॉर्टेंट टारगेट लेकर के उनको से सरेंडर कराया, आज हम उस दिन जो है अगर हम इंपॉर्टेंट टारगेट हिट करते, यानी कि वहां के प्राइम मिनिस्टर या आपके आर्मी चीफ को, और इतना प्रिसीजन शूटिंग है कि हम कर सकते हैं, ये भी आपको बता दें। क्योंकि अगर लादेन मारा जा सकता है पाकिस्तान के अंदर तो आज के डेट में कोई भी मारा जा सकता है। तो हम कम नहीं है किसी से, और इसमें कोई वो दो राय नहीं है। इसीलिए पाकिस्तान घबराया हुआ है, और मैं पिछले 2 हफ्ते से ही देख रहा हूँ उन पैनिक वहां ज्यादा है। बॉडी लैंग्वेज आप देखिए पाकिस्तानी आर्मी चीफ की चेंज है, जिस तरह से वो बयान दे रहे हैं अपने। देखिए बॉडी लैंग्वेज चेंज नहीं है मेरे ख्याल से। अब क्या बताएं कि काफी कुछ है। पिछला स्टेटमेंट मैंने किसी दिन किसी ने कहा, हमने कहा देखिए, किसी ने मुझसे पूछा कि साहब मुनीर का क्या होगा, हमने कहा मुनीर क्या, उसके पहले जियाउल हक का क्या हुआ था, मुशर्रफ का क्या हुआ था, मुनीर का भी वही हाल होगा। वो भी लंदन भागेंगे, फ्लाइट पर रखी हुई है, वो भी जाएंगे लंदन में कहीं पे, भागेंगे वो। अभी वहीं पे म्यूटनी शुरू हो गई है। कोई कहता है उनको हटा दिया गया है, सच्चाई पता नहीं क्या है। क्योंकि देखिए कोई ना कोई फेस सेविंग तो करना पड़ेगा उनको, और फेस सेविंग में क्या करेंगे देखिए। क्योंकि पाकिस्तान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, पाकिस्तान में आर्मी नहीं है बल्कि आर्मी में पाकिस्तान है। बिल्कुल, दैट इज अ कोट। तो ये सिचुएशन है। तो हम लोग जो है बेफिक्र हैं, बेखुआ, आराम से। हमारे यहाँ मीटिंग चल रही चीफ प्राइम मिनिस्टर की, आराम से मीटिंग चल रही है आरएम की, आराम से मीटिंग चल रही है होम मिनिस्टर की। कोई पैनिक, भारत में कोई पैनिक नहीं है। आपको यकीन नहीं होगा अगर आप जाइए लखनऊ के कैंट में, कोई भी आर्मी मूव नहीं किए। बिल्कुल, हम लोग अलर्ट पे है ही नहीं। जो बॉर्डर पे सीमाएं वही काफी है उनके लिए। अभी हमने स्ट्राइक कोर मूव ही नहीं किया है। स्ट्राइक कोर अगर मूव कर जाए तो कह सकते हैं कि ये तो बस ट्रेलर है। कह नहीं सकते, फैक्ट है, ये फैक्ट है, मैं बता रहा हूँ। भारत की तरफ से बस ट्रेलर है अभी। अब ट्रेलर तो मतलब ये ट्रेलर है, सिंदूर का ट्रेलर है। अभी सिंदूर 2 जो है, 3 जो है, अभी वलीमा तक भी जाएगा। अभी देखिए क्या क्या होता है। अभी आगे बहुत पार्ट बाकी है। जी हाँ। सर, इंटरनेशनल लेवल पर अगर बात करें तो आज अमेरिका हो गया, रशिया, इजराइल, ये सब भारत के सपोर्ट में है। तो अगर इंटरनेशनल लीडरशिप की तरह देखें तो इस समय भारत की किस स्थिति में अपने आप को खड़ा है भारत? क्या लगता है आपको कि इतने बड़े बड़े देश आज भारत के सपोर्ट में हैं और वो खुद कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए जिस तरह से घटनाएं हुई है, तो अभी क्या भारत एक बड़ा लीडर बन के उभर रहा है इंटरनेशनल लेवल पे? ये तो मैं कहूँगा कि भारतीयों के लिए बड़े सम्मान की बात है। और जो बिलीव नहीं कर रहे हैं, सेना के ऊपर पहले बिलीव नहीं करते, प्रूफ मांगते थे, जो कि भारत की स्थिति के लिए प्रूफ मांगते हैं, उनके लिए अब ये इंटरनेशनली लोग बता रहे हैं। भारत के अंदर जो नेता हैं, पॉलिटिशियंस हैं और बड़े बड़े लोग हैं, ये सबसे बड़ी चीज है। क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ कोई, देखिए आपके भारत बाहर के जो भी हैं, चाहे यूएसए हो, चाहे यूएसएसआर हो, चाहे आपके यूके हो, चाहे इजराइल, बड़े बड़े जो भी हैं, फ्रांस हो, चाहे कोई, सबने सपोर्ट किया है। चाइना ने बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया पाकिस्तान का, क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ है। वार के खिलाफ हो सकता है, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ वो आगे नहीं आ रहा है। तो वो जो है नहीं आ रहा है। तो हमें जो है हमारी जो पोजीशन है 5th इकोनॉमिक पे है, अब 4th पे आने वाले हैं। कोई कह रहा आ गए हैं।
तो हमारी स्थिति का जो है, जिसको शक है, इसके लिए बड़ा एक बहुत तगड़ा आंसर ये मिल रहा है कि भाई शक के दायरे में मत रहिए। परसों या नरसों किसी टीवी पे मैंने देखा कोई साहब कह रहे राफेल को क्यों रखे उड़ाओ, हम उड़ा के दिखा देते हैं। बिल्कुल सर, मौजूदा अगर भारत की सेना की अगर हम बात करें, भारतीय सेना की जो ताकत की बात करें, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि 2014 के बाद भारतीय सेना की ताकत और ज़्यादा बढ़ी है। पहला तो जो आपने कहा कि उनको स्वतंत्रता दी गई है। दूसरा, आपके लिहाज से और क्या चीज़ें ऐसी लगती हैं आपको कि 2014 के बाद अगर हम अगर आर्मी डिफेंस को देखें तो काफ़ी चेंजेस आए हैं उसमें, किस लेवल से चेंजेस आए हैं, चाहे वो हम हथियारों के मामले में कहें या कुछ पर्सनली कुछ इस तरह से ऐसी चीज़ें हों, आपको क्या लगता है वो क्या बदलाव बढ़े हैं? देखिए, मल्टीपल चेंजेस आए। आपको यकीन नहीं होगा, 2010 का मुझे याद है कि आर्मी चीफ ने यहाँ तक कि हमारे पास उतने अम्युनिशन नहीं कि वॉर लड़ पाए। आज कोई नहीं कह रहा, क्योंकि हमारे से इतना है कि हम कोई भी विश्व युद्ध लड़ने के लिए तैयार है। हमारे पास इतने इक्विपमेंट है मॉडर्न। आपने जो इक्विपमेंट सुना होगा नाम, इंडियन नाम सुदर्शन। इस समय तो बस सुदर्शन ने तो सुदर्शन मतलब चक्र कि छाया है। चक्र ही चल रहा है। बिल्कुल। अब उसको जैसे उसका प्रयोग हुआ, हालत खराब, सबके शस्त्र डाउन हो चुके हैं। और अगर वॉर हुई तो पूरा जो हवाई सुप्रीमेसी है इंडिया ले जाएगा। और जहां सुप्रीमेसी जैसे बांग्लादेश में हुआ था, तो क्या हालात होगी पाकिस्तान की। चाइनीज चीजें तो फेमस है वर्ल्ड मार्केट में भी। चाइनीज चीजें जैसे अभी कोई काम कर नहीं पा रही, तो उनके ना एयरक्राफ्ट कुछ काम कर पाएंगे, न उनके गनरी काम कर पाएगी। तो आपको ये सोचने। दूसरी बात, 50% से ज्यादा का आइटम हमारे जो हैं इंडिया में बनने लगे हैं। वॉर आज की डेट में पुरानी जो है वो लड़ाई नहीं है। दिन प्रतिदिन जो है आपके जो साइबर वॉर पे हैं, आपके जो डिजिटल वॉर पे हैं, जो आपके एआई वॉर पे चल रहे हैं, उसमें हम महारत हासिल किए हैं। जब वर्ल्ड में हम जाकर के दूसरे को एआई सिखा रहे हैं, तो हमारे में कमी नहीं है। तो ये चीजें जो है, भारत की सेना इस समय इस स्थिति में है कि अभी इसी प्रोसेस में भारत की सेना थी कि हम से जल्द हम इसको थिएटर पे लगाएं। और जल्दी थिएटर कमांड जब आ जाएगी तो भारत की सेना ऑलमोस्ट एक तरह से सुपर पावर के साथ जोड़ी जाएगी। वैसे भी चौथे नंबर पे जोड़ी जाती है। और जब सुपर पावर के साथ रहेगी तो कोई भी राष्ट्र जो है नापाक इरादे हमलों की तरफ नहीं रखेगा। आज की डेट में देख लीजिए आप, कुछ ही दिन पहले बांग्लादेश कुछ बोल रहा था, पाकिस्तान के साथ हाथ मिला रहा था, क्यों नहीं बोल रहा है आज? कोई देश नहीं अभी इस समय पाकिस्तान। मालदीव भी कुछ बोल रहा था। ये हमारे आसपास के जितने भी हैं। तो कहने का मतलब है, देखिए ये बड़ा सिंपल सा तरीका है। पहले भी होता था कि अगर गांव के अंदर लोग रहते हैं तो लठैत होता है, तो उसकी लोग कोई भी उसका सम्मान करते हैं, भले ही वो ट्रबल नहीं कर रहा है, लेकिन उसके पावर को लोग पहचानते थे। इसी तरह भारत का अगर इकोनॉमिकली सही है, आपके मिलिट्रीली ठीक है, आपके सोशली ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे ठीक है, तो आप उसका भारत की स्थिति काफी मजबूत है। भारत किसी के साथ लड़ाई के लिए किसी के फेवर में नहीं था। प्रधानमंत्री गया है खुद रसिया, खुद यूक्रेन कि लड़ाई मत करो। अगर वो दूसरे राष्ट्र को ये कह सकता तो क्या वो खुद के लिए अपने लिए नहीं लागू करेगा? तो ये सोचने की बात है। अगर हम लड़ाई के लिए नहीं जाएंगे, हाँ अगर थोपोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। ऑपरेशन सिंदूर अभी चल रहा है सर, और आपने जैसा बताया कि भारतीय सेना इस समय बहुत मजबूत स्थिति में है, तो आपने कहा पार्ट 1, 2, 3 आएगा, कब तक इसकी हैप्पी एंडिंग हो जाएगी आपके हिसाब से? देखिए, हैप्पी एंडिंग तो जल्दी नहीं होगी, क्योंकि आतंकवाद खत्म नहीं होगा। क्योंकि ये चीजें तो पुरानी हिस्ट्री में, आपके रामायण महाभारत में भी देखी गई है। डीएनए में आतंकवाद है। डीएनए को समाप्त करने के लिए तो काफी कुछ करना पड़ता है। तो अगर लादेन को कहीं पे, अभी लादेन का कोई अस्तित्व नहीं है, कहाँ गया किधर गया पता नहीं। बिल्कुल। लेकिन इतना मैं जानता हूँ, इतना मैं सोच सकता हूँ, अगर मोदी ने कहा है तो जब तक मोदी है तो इसको खत्म करके ही जाएगा।
और कितना खत्म करेगा, अब ये जो है बाकी पाकिस्तान वाले ही सोचें। आज की डेट में करेगा या कब करेगा, उसी का चुना हुआ समय होगा, चुना हुई जगह होगी और चुनी हुई ताकत होगी, लेकिन वो खत्म करेगा। क्योंकि वो एक गुजरात का गिर फारिस का लायनस, वो जंगल का शिकारी है, जो कि मतलब अब कहना नहीं चाहिए, लेकिन जो जंगली सुअर होते हैं उनको जो उनकी मांस से निकाल करके खाता है, तो टेररिस्ट को वो मांस से निकाल के खत्म कर देगा। और इसके लिए मैं आपको गारंटी देता हूं, अभी तो है वो 2029 तक, उसके पास काफी समय है। सर, एक आखिरी सवाल हम चाहते हैं कि हमारे पॉडकास्ट के जरिए आप, चूंकि आप रहे हैं जम्मू कश्मीर में, अपनी सेवाएं दी हैं, अच्छी तरह समझते हैं वहाँ के परिदृश्य को, इस समय जो माहौल वहाँ पर चल रहा है, कुछ लोग घबराए भी हैं, कुछ उनको लगता है कि क्या बाहर निकलना है उनको या नहीं निकलना है, किस तरह से रहना चाहिए, क्या कुछ अगर आप उनको अपना एक संदेश दे सकें या कुछ उनको बताएं कि क्या करना चाहिए, क्या स्थितियाँ रहती हैं, तो शायद वहाँ के लोगों के लिए अच्छा रहेगा, जो बॉर्डर पे हैं जितने भी हमारे लोग। नहीं, बॉर्डर पे जितने लोग हैं, और आज मुझे देख के बड़ी खुशी हुई है कि जम्मू कश्मीर के लोग इस जो भी कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ हो रही है, वो सीना खोल करके कह रहे हैं कि हम उसके साथ हैं। ये एक बहुत और बड़ी अच्छी बात हुई है, और उसमें मैं सबसे बड़ी मैं प्रेज करूंगा उमर अब्दुल्ला की, जो कि ग्राउंड पे जाकर इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं और उस चीज को वो देख रहे हैं। और इस बात की मैं मतलब एक तरह से इतना अच्छा लगा कि जो वो बंदा खुद कह रहा है कि मैं माफी मांगता हूं, जिनको निमंत्रण दिया उनको मैं बचा नहीं पाया। तो अगर उस प्रोविंस का, उसी जगह का आदमी ये कह रहा है, तो पाकिस्तान को कहीं भी छुपने की जगह नहीं मिल सकती है, और वहीं के लोग उसी को खत्म करने के लिए भारत के साथ रहेंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद सर, आपने इतनी अच्छी बातें बताई, और जो कुछ ऐसी बात बताई कि वो पाकिस्तान के लिए काफ़ी होगा समझने के लिए कि भारत आखिर चाहता क्या है और इसका अंत कब तक होगा। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप ब्रेकिंग ट्यूब पर कर्नल आरपी सिंह जी को सुन रहे थे, और बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए ब्रेकिंग ट्यूब। थैंक यू।